बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, खैरियत से रखे। तो जैसा कि आप मेरे सामने देख सकते हैं, ओप्पो रेनो 13 प्रो 5G। बेसिकली जब रेनो 13 सीरीज़ लॉन्च हुई थी, ये उनका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट था। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट कैमरा सेंस में था, लेकिन जो ओप्पो रेनो 13 सिंपल था ना, उसमें प्रोसेसर सेम था, मेन कैमरा सेम था और फ्रंट सेल्फी का थोड़ा सा फ़र्क था और डिस्प्ले साइज़ का फ़र्क था। बाकी ओवरऑल सेम था, लेकिन इसमें क्या क्या उन्होंने अपग्रेड दिए थे। अगर इसके लॉन्च डेट की बात करें तो ये मेरे ख्याल से 2025 के मार्च या अप्रैल के तकरीबन इस मंथ के दरमियान में जो लॉन्च हुआ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। गूगल के ऊपर भी सर्च किया, वो बता तो यही रहा है कि मार्च 2025 में ये रिलीज़ किया गया था, लॉन्च किया गया था पाकिस्तान में। लेकिन अगर बात करें अभी 1 साल बाद, एटलीस्ट तकरीबन साल सवा साल गुजर चुका है और अभी भी ये मोबाइल जो है ख़ासकर प्राइस ऑय के ऊपर मैं आपके साथ, मैंने जहाँ से ये मंगवाया है प्राइस ऑय पाकिस्तान से मैंने मंगवाया है, और आपको मैं उसका एक्सपीरियंस भी साथ साथ बताऊँगा कि मेरा एक्सपीरियंस प्राइस ऑय के साथ कैसा रहा है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि रिलीज़ मार्च 2025 में 1 साल बाद, सवा साल बाद जो है ये मोबाइल लेना कैसा है और ये कहाँ पर फॉल कर रहा है। मैं जैसा कि ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है ओप्पो रेनो 13 सीरीज़ का, ओप्पो रेनो 13 प्रो 5G। तो इसमें क्या क्या चेंजेस मिलते हैं वो मैं आपको वीडियो में आगे जाके बताऊँगा। प्राइसों के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा वो आपको मैं आगे जाके बताऊँगा, और इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं और क्या क्या आपको अभी भी बहुत सारे बॉक्स पैक मोबाइल से इस प्राइस रेंज के अंदर क्या बेटर मिल रहा है। चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। अनबॉक्सिंग ज़रा कैजुअल सी है, वो आपको उसके साथ थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये अनबॉक्सिंग बेसिकली मैंने बनाई थी प्राइस ऑय के लिए, वहाँ पे रिकॉर्ड करने के लिए। तो मैंने वैसे तो इससे भी ज़्यादा कैजुअल बनानी थी, तो मैंने कहा चले जो मेरे पास ट्राइपॉड है उसे किसी तरीके से ऊपर एडजस्ट करके उसके साथ जो है हम इसकी अनबॉक्सिंग करें, ताकि जो है हमारा मोबाइल की रिव्यू के लिए भी हमारी जो अनबॉक्सिंग है वो तैयार हो जाए और और उसका रिव्यू भी आपको अच्छे से जो है दिया जा सके। तो खैर अभी आप देख सकते हैं हम प्राइस ऑय का जो शॉपर है वो ओपन कर रहे हैं, और अभी दो दफ़ा उन्होंने उसको पैक किया हुआ है। तो अभी वैसे कैजुअल था, नॉर्मल जो शॉपर इनका कोई ब्रांडिंग के साथ चल रहा था, क्रिकेट की टीम के साथ, बाकी उसके खैर है। बॉक्स की अगर बात करें, बॉक्स इसका नॉर्मल रेनो सीरीज़ वाला ही है, नॉर्मल यानी कि आम रेनो सीरीज़ का, ओप्पो की रेनो सीरीज़ का जो होता है 13 की जगह 14 लिखा होगा, जो 14 होगा 14 की जगह 15 लिखा होगा, ये वही जो है बॉक्स, टिपिकल बॉक्स जो है रेनो सीरीज़ का है। हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर कंपोनेंट्स जो है वो क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास। जब बॉक्स अनबॉक्सिंग कर रहे होते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता कि आप किसी सस्ते मोबाइल की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। एक अच्छा अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है। और अगर मटेरियल्स की बात करें तो बॉक्स के जो मटेरियल है उसके ऊपर जो भी फिनिशिंग है, उसकी स्मूथनेस है बॉक्स की, वो एक प्रीमियम आपको फील कराती है, जैसे कि मोबाइल क्योंकि एक फ्लैगशिप, नियर टू फ्लैगशिप या फ्लैगशिप किलर जो है वो काउंट किया जाता है। बहुत सारी क्रिएटर जो है, इवन के वेबसाइट जो है, इस मोबाइल को फ्लैगशिप किलर कहती हैं। मोबाइल के फ्लैगशिप कलर होने के अलावा अगर हम इसके अंदर मौजूद बैक कवर की बात करें तो बैक कवर बिल्कुल बॉडी कलर के साथ मैच है, क्योंकि इसका जो दूसरा कलर है प्लूम पर्पल, वो उसके साथ ट्रांसपेरेंट मोबाइल का बैक कवर अवेलेबल था, जो कि एक लाइन पैटर्न के साथ था। वो पर्सनली मुझे ना वो कलर पसंद था, ना ही उसका एक बात करें तो फिनिशिंग पसंद थी। मोबाइल के साथ 80 वाट का सुपर बुक चार्जर है और टाइप ए टू सी की चार्जिंग केबल है। और अब आप ये देख सकते हैं फ्रंट और ब्लैक दोनों ग्लास की हैं, साइड जो है एलुमिनियम या टाइटेनियम दोनों में से किसी एक मटेरियल की बनी हुई है। मोस्ट प्रोबेबली जो है ये एलुमिनियम की बैग है, क्योंकि मेटल बॉडी लिखा हुआ था कहीं पे, मुझे भी इसका जो है मटेरियल का नहीं पता चला है। मोबाइल के सेटअप होने तक आपको मैं इसकी कैमरा सिचुएशन बता देता हूँ। जो मेन कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल है, बैक के ऊपर टेलीफोटो है वो 50 मेगापिक्सल का है, और बैक पे 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा प्रोवाइड किया गया, जो कि डे लाइट में डिसेंट फोटोग्राफी आपको प्रोवाइड कर देगा। और उसके अलावा फ्रंट पे सेल्फी शूटर भी वो भी 50 का है। IR ब्लास्टर इसमें प्रोवाइड किया गया है, जो कि एक बहुत ही अंडररेटेड फीचर है, जो कि मोबाइल कंपनीज़ को चाहिए कि प्रोवाइड करें। बहुत ज़्यादा वो फीचर जो है काम आता है। और उसके अलावा ड्यूल स्टीरियो स्पीकर है, जो कि बॉटम से 60 to 70% साउंड करता है और ऊपर से 40 to 30%। इसमें 120 हर्ट्ज़ का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले लगा हुआ है, 6.83 इंचज़ का है, जो कि बहुत ही इमर्सिव आपको फील प्रोवाइड करता है। वो प्रोडक्ट आपके सामने है। मुझे तकरीबन ये 5 से 7 दिन हो गए हैं इसको यूज़ करते हुए, और जिस दिन मैंने इसमें सिम डाली थी उस दिन ही इसकी जो वारंटी है वो एक्टिवेट हुई। ऐसा नहीं है कि वो पिछले साल या तो नल एंड वॉइड हो चुकी हो या पहले से जो है वो एक्टिव चल रही हो, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं। मैंने इस मोबाइल को अपने हाथों से सेटअप किया है। इस मोबाइल का बॉक्स मैंने अपने हाथों से खोला है, आपने जैसा कि वीडियो में देखा। इसके साथ जो इसकी प्रोडक्ट्स हैं वो भी ओरिजिनल हैं। 80 वाट का जो ओप्पो का सुपर बुक चार्जर है वो भी इसका अपना है, डाटा केबल भी इसकी अपनी है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस प्राइजो के साथ फर्स्ट टाइम था। मैंने मेरे कोलीग्स को काफ़ी दफ़ा अपने मोबाइल उनकी उनकी उन्हीं के लॉगिन से मंगवा के दिए,
हुआवे का X9D, X6C और उसके अलावा एक वीवो का Y200 टाइप के जो मोबाइल्स थे वो मैंने कुलीग्स को मंगवा के दिए। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है अपनी ज़ाती डिवाइस के तौर के ऊपर, ओप्पो रेनो 13 प्रो 5G ऐसा है कि ये मेरा फर्स्ट ज़ाती एक्सपीरियंस और वो आउटस्टैंडिंग और आउट क्लास सा। मुझे जो प्रोडक्ट है वो 100% ऑथेंटिक जो है वो मिली है, और उसके अलावा बिल्कुल एक लश कंडीशन, जो एक बॉक्स पैक कंडीशन मोबाइल की होती है, ये वो बात करते हैं कि ये किस कैटेगरी में इस टाइम फॉल कर रही है। बेसिकली जब ये डिवाइस लॉन्च हुई थी उस टाइम ये 2,20,000 रुपए की थी। यानी कि उस वक्त एक किस्म से अगर एक आम बंदे के पर्सपेक्टिव से इस डिवाइस को देखा जाए तो वो इसको फ्लैगशिप समझेगा, ऑल दो ये एक फ्लैगशिप किलर है रादर देन अ फ्लैगशिप डिवाइस। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इसमें एक प्रोसेसर ऐसा लगा हुआ है, इसमें डिस्प्ले एक ऐसा लगा हुआ है, इसमें जो है आपका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस ऐसा है कि आपको एक फ्लैगशिप किलर की जो है वो वाइब आएगी। और उसमें ये है कि फ्लैगशिप आप इसको कह नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें प्रोसेसर जो है वो थोड़ा सा फ्लैगशिप से डाउनग्रेडेड है। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि मेरे जो जब मैं ये डिवाइस अपग्रेड कर रहा था अपने टेक्नो कैमन 40 से, तब मेरी नज़र में, पॉइंट ऑफ व्यू में, मेरे पर्सपेक्टिव में कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेस थी जो मैं अपने कंसिडरेशन में रखकर बैठा हुआ था कि मैं ये बाय करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। और मैंने फिर ये क्यों बाय कर लिया और उसके अलावा मेरे टेक्नो कैमन 40 के साथ क्या हुआ, वो आप मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहिए। बात करते हैं इसके कुछ स्पेक्स के बारे में, फिर वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। स्पेक्स की अगर बात करें तो ये 6.83 इंचेस का एक ह्यूज डिस्प्ले वाला मोबाइल है। यानी कि आप इसे कह सकते हैं कोई छोटा मोबाइल नहीं है, बहुत बड़े साइज का मोबाइल है। और उसके अलावा अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो कि ऑप्टिकल है। 1.5 के रेजोल्यूशन, कहा जाता है कि ये 1.5 के रेजोल्यूशन वाला मोबाइल फोन है, लेकिन ये 1.5 के नहीं है, 1.2 के मुझे फील हुआ है। अब फुल HD प्लस, यानी कि इसका जो इंटरनल रेजोल्यूशन है आप 1080p से 1232 तक भी इसको इन्हांस कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो बैटरी है उसकी कंजम्पशन ज्यादा हो जाती है। अब बैटरी का नाम लिया तो बैटरी की बात करते हैं, 5800 mAh की बैटरी है, जबकि मेरे पुराने टेक्नो कैमन 40 में 5200 mAh की बैटरी थी। बहुत ज्यादा मुझे जो है मैंने बैटरी का जो अपग्रेड नहीं लिया ना मैंने देखा है, लेकिन ये है कि इसकी बैटरी टाइमिंग मुझे अभी कैजुअल यूज के अंदर 2 दिन जो है वो बहुत आराम से निकाल रही है, जिसमें इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप स्क्रोलिंग, व्हाट्सएप चैटिंग, कॉलिंग, और उसके अलावा अगर आप कैमरा यूज वगैरह कर रहे हैं, थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, तो ऐसा अच्छा एक्सपीरियंस 1.5 से 2 दिन का आपको मेरा। मैंने गेमिंग अभी इसके ऊपर स्टार्ट नहीं की है। और अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। प्रोसेसर इसके अंदर जो है वो मीडिया टेक डायमेंसिटी 8350 लगा हुआ है, कि जो मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट्स में अगर आप उसको किसी वेबसाइट, जो रिव्यूअर वेबसाइट है जैसे नैनो रिव्यूज हो गया या यूनिटी फॉर यू हो गया, और अगर कोई प्रोसेसर रिव्यू जो है अगर आप देखें उसका कंपैरिजन करें आईफोन 15 प्रो मैक्स, यानी कि उसमें मेरे ख्याल से A17 बायोनिक प्रोसेसर आता है या A17 प्रो, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उसमें भी N22 स्कोर्स जो है इसके ज्यादा जो है वो शो कराता है। अब मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन नो डाउट वो एक फ्लैगशिप डिवाइस है आईफोन की, या आईफोन की तरफ से मैं उसके साथ कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि इसकी जो करंट प्राइस है और उसकी स्टिल करंट प्राइस जो है वो आसमानों पे है, ये जमीनों पे है उसके सामने। कैमरास की अगर बात करें तो कैमरा इज द थिंग वेयर थिंग्स गेट मोर इंटरेस्टिंग। फ्रंट के ऊपर 50 है, बैक के ऊपर मेन 50 है, उसके ऊपर मेन टेलीफोटो वो भी 50 है। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ कि ये था कि मैं चाहता था कि इसमें 50 मेगापिक्सल का हो, जबकि मेरे पास एक मार्केट में ऑप्शन भी मौजूद था कि मैं एक 50 मेगापिक्सल वाला जो था मोबाइल फ़ोन ले सकता था जिसमें अल्ट्रा वाइड सेंसर 50 मेगापिक्सल का था, लेकिन उसमें फिर मुझे टेलीफोटो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा था। टेलीफोटो लेंस वाला कैमरा लेने का जो मकसद मेरा था वो ये था कि अगर कभी इन केस के वीडियो शूट करनी पड़ जाती है, पोर्ट्रेट वीडियोस बनानी पड़ जाती हैं बैक कैमरा से, या पोर्ट्रेट्स क्लिक करने पड़ जाते हैं, वो फिर टेलीफोटो लेंस वहाँ के लिए एक बेस्ट चीज़ है। उसके अलावा जो है वो कभी भी मेन कैमरा जितना मर्जी, चाहे वो 200 मेगापिक्सल का लगाओ, 400 मेगापिक्सल का लगाओ, वो वैसा पोर्ट्रेट क्लिक नहीं कर सकता जो टेलीफोटो लेंस का कमाल होता है। लेकिन अगर बात करें टेक्नो कैमन 40 की अल्ट्रा वाइड कैमरा से, दोनों के ऑन पेपर स्पेक्स तो सेम है, लेकिन अगर आप वीडियो क्वालिटी की बात करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल से या फोटोग्राफी की बात करते हैं, वो टेक्नो कैमन 40 के अल्ट्रा वाइड के 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड से बहुत ज्यादा बेहतर है। इतनी ज्यादा बेहतर है कि आपको फील ही नहीं होगा अगर आप साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे कि यार ये कौन से मोबाइल से विदाउट अगर वाटरमार्क अगर आप वीडियोस देखें या फोटोज देखें, आप बता ही नहीं, आप ओप्पो की फोटोज और वीडियोस को बता ही नहीं सकेंगे कि ये भी एक 8 मेगापिक्सल के कैमरा से खींची गई वीडियोस हैं। बिल्ड की अगर बात करें, बैक ग्लास है, फ्रंट ग्लास है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास लगाया गया है, मेटल का फ्रेम है जो कि हैंड फील एक आपको बहुत ही सॉलिड फील कराता है, आपको फील होता है कि आपने एक अच्छी डिवाइस पकड़ी हुई है। लेकिन एक चीज से मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ, जब मुझे ये समझ नहीं आ रही, ग्लास बैक होने के बावजूद, यानी कि एल्यूमिनियम फ्रेम होने के बावजूद भी, जब आप हाई वॉल्यूम के ऊपर कोई मीडिया कंज्यूम करते हैं या कोई ऑडियो वगैरह लिसन कर रहे होते हैं, इसकी जो बैक है वो वाइब्रेट करती है, आपको फील होती है। अगर आप इवन कवर के साथ भी इसको यूज करें तो तब भी आपको वो चीज़ जो है फील होगी कि आपकी जो मोबाइल की बैक है वो
वाइब्रेट कर रही है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, जबकि इतनी सॉलिड बिल्ड होने के बाद। जी, तो अब बात करते हैं मैंने क्यों अपग्रेड किया। बेसिकली मुझे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत थी। मुझे एक अच्छा कैमरा भी चाहिए था, एक अच्छा मोबाइल फ़ोन भी चाहिए था, जिसकी बैटरी अच्छी हो, जिसकी चार्जिंग जो है वो अच्छी हो। 80 वॉट का सुपर बुक चार्जर मोबाइल के साथ आया है, और वो ओप्पो की चार्जिंग है। और उसके अलावा बात करें एक अच्छे प्रोसेसर की, बात करें G100, तो बहुत ही एंट्री लेवल प्रोसेसर था मेरे लिए, जिसमें इवन कि अगर एडिटिंग भी आपको करनी पड़ जाती है तो वो भी एक आपके लिए बबाले जान होता है कि उसकी बैटरी ड्रेनिंग ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके अलावा आप उसके ऊपर एक अच्छे 4K लेवल तक की वीडियो एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे बिल्ड क्वालिटी का इशू था। बिल्ड क्वालिटी का इशू ऐसा था कि वो ऑल ओवर द डिवाइस जो थी टेक्नो कैमन 40, वो प्लास्टिक बिल्ड थी। ये एक सॉलिड बिल्ड के साथ आता है, हैंड फील इसकी ज़्यादा अच्छी है। और अगर बात करें उसकी बिल्ड की, वो एक दफ़ा भी गिर जाता, हालांकि मैंने उसको कभी गिरने नहीं दिया, अगर वो एक दफ़ा भी गिर जाता तो उसके जो कवर के साथ भी गिरे हुए के चांसेस थे वो बहुत बुरे होने थे। नो डाउट कि उसमें वो STS फॉल प्रोटेक्शन और पता नहीं कौन कौन सा सर्टिफिकेशन अवेलेबल थी। अब बात करते हैं इसकी चार्जिंग की। जैसे मैंने आपको बताया कि 80 वाट का सुपर वो ओप्पो का जाती चार्जर है, बहुत ज़बरदस्त चार्जर है। और अगर आपको मैं 0 to 100 तो मैंने नहीं कैजुअली करके देखा, मैंने 9% से इसको मोबाइल को लगाया था। और तकरीबन ये 50 मिनट के अंदर अंदर, ऑलमोस्ट 50 मिनट के अंदर अंदर ये जो था वो 100% हो गया था। कोई भी जो चार्जिंग फीचर था वो ऑन नहीं था। इसमें एक फीचर आता है अल्ट्रा रैपिडली चार्जिंग, जो है जब आपने उसको ऑन किया होता है ये और भी तेजी से चार्ज होता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि चार्जर भी बहुत ज़्यादा हीटअप होता है और मोबाइल भी बहुत ज़्यादा हीटअप होता है। बस बेसिकली मोबाइल फोन्स को हीट से ही बचाना चाहिए, जिसकी वजह से इनकी जो परफॉर्मेंस है और बैटरी लाइफ है जो वो डिग्रेड होती है, इनकी बिल्ड पे फर्क पड़ जाता है जितना ज़्यादा ये आप इसको हीट में रखेंगे। और अगर बात करें इस चीज़ से, मुझे बैटरी बैकअप अच्छा मिल जाता है, तो मुझे कभी इतना ज़्यादा फील ही नहीं हुआ जितने जितने दिन तक मैंने इसको चलाया है कि मुझे इसकी बैटरी का कोई फीचर ऑन करना पड़ता है। वो तो मैं इसको चार्ज ही 85 से 90 तक करता हूँ, और करना भी इतना ही चाहिए। आप कभी भी अपने मोबाइल को 20% से नीचे ना जाने दें और 90% से ऊपर ना जाने दें। ये भी मैं 90% ज़्यादा बता रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द केसेस 80 to 85% बोला जाता है कि अगर आप अपनी बैटरी हेल्थ की एजिंग को कम करना चाहते हैं। और अगर बात करें मोबाइल अपग्रेडेशन की, और तो उसमें यह था कि टेक्नो को मैंने इतना प्यार से और इतना संभाल कर चलाया था, उसकी बैटरी जो हेल्थ थी वो गिरना स्टार्ट हो गई थी। जबकि मैंने उसको कभी 80% से ऊपर चार्ज नहीं था किया, और 25% से मैंने उसको नीचे नहीं था जाने दिया। लेकिन फिर भी जो था उसकी बैटरी हेल्थ जो थी वो 99 तक आ गई थी, 98 हो गई थी। जबकि इतना आराम से चलाने के बाद भी जब किसी चीज़ की जो डिग्रेडेशन जल्दी स्टार्ट हो जाए, तो वो मेरी नज़र में एक अच्छी क्वालिटी तस्वर नहीं की जाती है। नो डाउट जब वो मोबाइल आया था तो मैंने उसकी बड़ी तारीफ की थी। वो अभी भी अच्छा मोबाइल है, उसका कैमरा बहुत अच्छा है उसकी प्राइस कैटेगरी में, उसकी परफॉर्मेंस उसकी बहुत बेहतर है यूजेज की, डे टू डे टास्क की, डेली अगर यूजली कैजुअली अगर आप यूज़ करना चाहें तो। और अगर बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस जो है वो 8350 मीडिया टेक डेमेंसिटी 8350 के साथ बहुत आउट क्लास है। 90 FPS के ऊपर आप पबजी खेल सकते हैं। मैंने इसके अंदर ना पबजी इंस्टॉल की है अभी, और ना ही आजकल मेरे पास गेम खेलने का टाइम है, तो बस वीडियोस बना रहा हूँ। वीडियोस भी एडिट कर नहीं हो पा रही, क्योंकि एक तो मौसम ऐसा है और ऊपर से काम की नौयत और मसरूफियत की वजह से जो है वीडियोस बनाने से ही फुर्सत नहीं मिल रही, और उनकी एडिटिंग से कि गेमिंग करके मैं आपको दिखा सकूँ कि ये किस हद तक 20 लेवल की गेमिंग करवा सकता है। चार्जिंग की अगर ड्रेन टेस्ट की अगर मैं बात करूँ, चार्जिंग ड्रेन मैंने चेक किया था रात को 11 बजे, 11:30 बजे जब मेरा मोबाइल फुल हुआ था, जैसे मैंने आपको दिखाया। उसके बाद सुबह 9 बजे तक 5% इसने बैटरी खाली थी, जिसमें ऑल ओवर द नाइट जो थी उसने सिर्फ 2% फॉल की थी, बगैर कोई मोबाइल चेक किए। ना कोई ऑलवेज ऑन डिस्प्ले था, ना वाईफाई ऑन था, ना ब्लूटूथ ऑन था। और अगर बात करें जब मैं ऑफिस जा रहा था, रास्ते में जब मैं ऑफिस पहुंचा, रास्ते में आपको पता है कि टाइम टू टाइम जो सिग्नल रिसेप्टर्स हैं वो चेंज होते हैं टावर टू टावर, जिसकी वजह से तकरीबन 4% मजीद जो थी बैटरी फॉल हो गई थी, 96% 95 पर आ गई थी। अब बात करते हैं कि जब मैंने ये मोबाइल लिया था तो मेरी कंसिडरेशन में कौन कौन से मोबाइल और थे। वीवो V70 था, और रियल मी 15 प्रो था, और सबसे जो एक मेरा फेवरेट था वीवो का X200 FE। वो बेसिकली नो डाउट इन दोनों मोबाइल फोन से बहुत ऊपर जा रहा था, वीवो V70 से, वीवो Realme 15 Pro से, और ओप्पो Reno 13 Pro से वो बहुत ऊपर जा रहा था। लेकिन उसमें यह था कि वो एक कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप लेवल की डिवाइस थी। मीडिया टेक Dimensity 9500 का प्लस का मेरे ख्याल से उसके अंदर प्रोसेसर था। अल्ट्रा वाइड उसके अंदर भी 8 मेगापिक्सल था। कैमरा स्पेक्स तकरीबन सेम थे, 50 फ्रंट था, 50 ही मेन था और 50 ही टेलीफोटो था। इस वजह से मैंने उसको स्किप कर दिया, और बजट भी वो बहुत ज़्यादा आउट हो रहा था मेरा। इस वजह से फिर मैंने वीवो V70 देखा। वीवो V70 का डिज़ाइन मुझे पसंद नहीं था, या Realme 15 Pro था, वो कर्व की वजह से मैंने नहीं लिया। और Vivo V70 और Realme 15 Pro ना लेने की सबसे बड़ी वजह थी स्नैपड्रैगन 7 Gen 4, जो कि मीडिया टेक Dimensity 8350 से रॉ परफॉर्मेंस में और ओवरऑल कंपैरिजन में बहुत नीचे है। Antutu स्कोर भी उसके कम है। इसके 1.7 मिलियन प्लस जो है वो Antutu स्कोर है, उसके 1.2 मिलियन के करीब आते हैं। वो सिर्फ कैमरा में प्रोसेसिंग उसकी थोड़ी सी अच्छी थी, अगर बैकग्राउंड ब्लर वगैरह की अगर बात की जाए।
लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस थी वो Dimensity 8350 की बहुत वीआईपी और आउटस्टैंडिंग है अगर आप साइड बाय साइड कंपैरिजन करते हैं दोनों प्रोसेसर्स का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं Oppo Reno 13 Pro से आपको शूट करके दिखाऊंगा, फोटोज के सैंपल, इसका कैमरा टेस्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा और चार्जिंग भी आपको मैं प्रॉपर्ली दिखाऊंगा कि ये मुझे कितना स्क्रीन टाइम देता है और कितनी देर में चार्ज हो जाता है। अगर आपका कोई भी सवाल है किसी भी डिवाइस को लेके किसी भी तरीके का, किसी भी नोयत का, तो आप मुझसे मेरे कमेंट सेक्शन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में मुझसे पूछ सकते हैं। तो ऐसा है कि प्राइस जो है इसकी 1,45,000 के करीब आपको शिपिंग और डिलीवरी वगैरह डाल के जो है कंप्लीट कॉस्ट पड़ेगी इसकी। और ये है कि प्राइस जो है कि ऊपर मेरे सिटी में जहाँ से मैंने ऑर्डर किया है वहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी वाला जो फीचर था वो अवेलेबल नहीं था। नीचे उसके लिखा हुआ था कि दिस फीचर इज़ नॉट अवेलेबल इन योर सिटी। और अगर आप प्राइजर से परचेज़ कर रहे हैं, अगर ये ऑप्शन नहीं है तो आपको कार्ड से पेमेंट करनी पड़ेगी, इसका आराम से वो पे हो जाता है, उसका कोई इशू नहीं है। और अक्सर बैंक्स में आपको अपने कार्ड्स के ऊपर या अकाउंट के ऊपर ई कॉमर्स वाला ऑप्शन भी जो है अवेलेबल कराना पड़ेगा। मैंने कोशिश की थी कि मैं इसको नया पे या सादा पे से जो है वो करूँ, लेकिन उनकी जो है लिमिट का इशू था। लिमिट उसमें एक साथ जो थे वो इतने पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो रहे थे क्योंकि बैंक की लिमिट थी। और विद इन द ऐप ऑफ नया पे एंड सादा पे जो है इसमें कोई ऐसा फीचर नहीं है कि जिससे आप लिमिट इन्हांस कर सकें, जैसे बैंक्स की एप्लीकेशन या जैसे जैज़ कैश या ईजी पैसा की एप्लीकेशन में होता है। मेरे ख्याल से आप जैज़ कैश ईजी पैसा से भी इसकी पेमेंट कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।